स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हम ऑफिशियल साइट पर हैं और आप ये देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर अक्टूबर 27 2022 के अंदर ये नोटिस लिखा हुआ है यहाँ पर। नोटिस किस बारे में है? नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। और ये इस नोटिस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक नए पेज पर ले जाएगा। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये जो नया पेज आया एडवर्टाइजमेंट, ये इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है और कितनी इसके अंदर वैकेंसी है। देखो मैंने ये इसको ऑलरेडी पीडीएफ खोल कर रखा हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ। कांस्टेबल जीडी, इसका क्या मतलब होता है? ये होता है जनरल ड्यूटी। देखिए ये लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, एनसीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ और ये जो आसाम राइफल और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके अंदर जो आपकी जो जॉब होगी वो इसके अंदर लगेगी। ठीक है, ये कांस्टेबल की होगी और जनरल ड्यूटी होगी इसकी। आपका सिलेक्शन पहले आपको डेट बता देता हूँ कि ये कब से। देखिए 27/10/2022 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो और ये कब रहेगा? 30/11/2022 तक। अप्रॉक्सीमेट आपके पास पूरा एक मंथ है। और एग्ज़ाम कब होएगा? देखिए एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस होगा, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन। और ये कब होगा? ये होगा आपका जनवरी 2023। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनवरी में कभी भी करा सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसा ये रहेगा। देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा, ये कुछ स्टेज हैं। कौन कौन सी? एक तो होगा आपका कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम, उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सब होने के बाद आपको जॉब का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी कितनी है। देखिए वैकेंसी 24,369, बहुत बड़ा नंबर है ये। 24,000, आप समझ रहे हो? 24,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं और वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं, कम नहीं होंगी, वैकेंसी बढ़ेंगी। देखिए मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एसएससी ने 50 ये किया था कि हम 2022 में, हाँ शायद 2022 में या 23 के लिए 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। तो एसएससी सीजीएल के 20,000 वैकेंसी होगी और ये 24,000 वैकेंसी होगी। मतलब काफ़ी वैकेंसी आ गई हैं और अभी भी और आएंगी वैकेंसी। अब देखिए सैलरी के बारे में बात करते हैं हम। तो सैलरी कितनी रहेगी? देखिए अगर आप ना ये इसके अंदर सिपाही की पोस्ट के लिए भरा है, किसके अंदर? एनसीबी, ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर सिपाही की अगर पोस्ट भरी है तो आपका जो पे लेवल रहेगा वो 1 रहेगा और 18,000 से स्टार्ट होएगा और 56,900 तक आपका पे स्केल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मतलब ये एनसीबी से दूसरी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, जैसे बीएसएफ वगैरह के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका जो पे लेवल रहेगा वो 3 रहेगा, यानी 21,700 से आपका पे लेवल स्टार्ट होएगा और 69,100 तक आपका पे स्केल जाएगा। तो सैलरी देखिए बहुत अच्छी सैलरी है। और क्वालिफिकेशन की बात करें हम, देखिए क्वालिफिकेशन ओनली आप 10th क्लास होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 1/1/2023। देखिए इस डेट को, जो डेट लिखी हुई है 1/1/2023 को आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब 10th क्लास इस डेट को पास कर गए हों, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा था कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब ये बोर्ड होते हैं। और देखिए एक और बात कि अगर आपने सपोज करो ओपन से किया या डिस्टेंस लर्निंग से किया हो अपनी जो एजुकेशन है, तब भी ये मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, मतलब वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने ये जो ओपन लर्निंग
से या ओपन से या डिस्टेंस से आपने जो भी वो किया है, 10th क्लास किया है, वो फर्जीवाड़ा ना हो उसके अंदर। इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो देखिए आपका ये इसको मतलब वो फिर उसको एक्सेप्ट नहीं होगा आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा। अब हाँ, ये देखिए एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज जो है 18 से 23 साल मांगी गई है, और ये जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1/1/2023 को कैलकुलेट की जाएगी। अब कोर्स रिलैक्सेशन भी है, अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, आप 2/1/2000 से पहले ना जन्मे हो और 1/1/2005 के बाद ना जन्मे हो। ठीक है, ये इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एक और बात इन्होंने बोली गई है कि हाउ एवर आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ द 3 years इन द अपर एज कैंडिडेट शुड नॉट हैव वॉन, मतलब 3 साल का। देखिए इन्होंने बोला है कि हाउ एवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ द 3 years, 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मान लो मिल गया। अभी कैसे मिला है ये देखेंगे। अभी जब कोविड लगा था तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोविड की वजह से हम 30 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो कि आप 23 साल से क्रॉस कर रहे हो, 23 साल से आपकी जो एज है ऊपर जा रही है, तो आपको जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल का रिलैक्सेशन, चाहे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रेस्पेक्टिव प्रेस्क्राइब अपर एज लिमिट फॉर ऑल द कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट। आप किसी भी ये और एज वन टाइम मेजर्स फॉर दिस रिक्रूटमेंट, केवल ये इसी रिक्रूटमेंट के लिए वन टाइम है, ऐसा नहीं कि हर बार ही आएगा। जो गवर्नमेंट ने है 3 साल का, किसी भी एज के हो, किसी भी कैटेगरी के हो आप, SC OBC किसी भी कैटेगरी के हो आप, आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब देखिए ये कैंडिडेट शुड हैव नो बीन नॉट, देखिए अब आप इसके अंदर एक ये बोला गया कि अगर आपको जैसे मान लो कि 2/1/2000 को आपकी जो एज है वो 23 साल, मान लो कि 23 साल हो रही है, मतलब 23 साल हो रही है, लेकिन आप एज को 23 साल से आपकी एज जो है क्रॉस कर रही है, तो आपकी जो है 3 साल, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन देने के बाद एज के अंदर वो 2/1/1997 से हाँ इस सन 2/1/1997 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, मतलब इससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। यदि आप सोचने लगो कि इससे बियॉन्ड चली जाए रिलैक्सेशन देने के बाद भी, तो आपकी जो एज है इसके अंडर रहनी चाहिए। अब देखिए इसमें SC ST से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, तो आपको एक्स सर्विस मैन हो तो आपको देखिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन आप देख लेना कौन सी कैटेगरी से अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो। और सैलरी मैंने आपको बता ही दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दी है, और आपको ये बता दिया है कि डिस्टेंस और ओपन लर्निंग से भी आप हो तो आप ये एग्ज़ाम भर सकते हो। अब देखिए जिनके पास NCC के सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या A सर्टिफिकेट है, जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको बोनस मिलेगा। बोनस क्या है? 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स जितना होगा उसका 5% आपको मिल जाएगा अगर आपके पास C सर्टिफिकेट NCC का है तो। NCC का B सर्टिफिकेट है तो 3% मिलेगा, NCC का A सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेगा। तो देखिए ये आपके पास एक बोनस है जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है। अब यहाँ पर फीस जो रहेगी वो देखिए 100 रुपये रहेगी, 100 रुपये रहेगी फीस। और देखिए यहाँ पर सेंटर जो होंगे आपके, ये सेंटर दिए गए हैं। आप जो भी आपको जोन सा भी जोन चाहिए होगा SSC के अंदर, आपको पता है कि जोन SSC ने अपने आप को जोन में बांटा हुआ है। सेंट्रल रीजन के अंदर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे रीजन आ जाते हैं, और ईस्टर्न रीजन के जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, ये आप मतलब पढ़ लेना इसके अंदर, झारखंड उड़ीसा, ये सारे जो भी जहाँ भी जैसा भी है आपके स्टेट के आसपास, आप वो उसी ही कैटेगरी में आप भर सकते हो। हालांकि आप दूसरे रीजन में ही भर सकते हो। अगर सपोज करो कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हो और आप चाहते हो कि मैं नदर्न रीजन में भरूं, तो आप भर सकते हो बिल्कुल, आपको दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड ये सारे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर देखिए आपका जो कंप्यूटर बेस जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर देख लेते हैं कितने क्वेश्चन होंगे।
ये जो होगा आपका कंप्यूटर बेस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, यानी टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे, देखिए 80 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एग्ज़ाम होगा, देखिए आप कितने मार्क्स का होगा, ये हो जाएगा 160 मार्क्स का होगा और इसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे। आपको 1 घंटा मिलेगा, ठीक है। सेक्शन वाई क्या कहेगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। हिंदी और हिंदी इंग्लिश लिखा जो हुआ है इसके क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका 0.50 मार्क्स कट कर लिया जाएगा, ठीक है, गलत करने पर। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल, देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। तो अब इसके अंदर देखिए सिलेबस दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखिए क्या क्या पूछा जाए, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। देखिए ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी है ये सब। डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट, हो गया मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एटसेट्रा। मतलब बहुत ईजी आएगा पेपर, इतना नहीं कि काफ़ी मुश्किल आएगा। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो है आपको देखिए, आपका जिन्होंने भी एक ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था इसकी जो भी मेरिट बनेगी, अगर आप उसको क्वालिफाई कर पाए, पास कर पाए आपने, ठीक है, तो आपको इसके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें क्या होगा, अगर आप मेल हो तो आपसे 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में कराई जाएगी। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, तो फीमेल हो तो आपको 1.6 किलोमीटर की रेस कराई जाएगी 8 मिनट यानी 8.5 मिनट के अंदर, ठीक है। अगर आप सपोज करो लद्दाख रीजन से हो और आप मेल हो, आपको 1.6 किलोमीटर की जो रेस कराई जाएगी और ये आपको 6.5 मिनट में तय करनी हो। अगर सपोज करो आप लद्दाख रीजन से हो और आप फीमेल हो तो आपको 80 मीटर की रेस कराई जाएगी, वो भी 4 मिनट के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, कुछ क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों जाएंगी, तो कुछ फीमेल ऐसी होती हैं कि जिनकी शादी हो गई होती है और अब 23 साल में तो इंडिया के अंदर मतलब ये काफ़ी लोग गांव से रूरल एरिया से भरते हैं, तो वो 23, क्योंकि 23 साल एज मांगी गई है, तो 23 और 3 साल का रिलैक्सेशन, मतलब आप समझ जाओ कि कुछ लेडी ऐसी होंगी जिनकी शादी हो गई हो। अब इसके अंदर कुछ बोला गया है, उसने ये बोला है कि अगर जब आप नो सपोज करो इसका जो रिटर्न टेस्ट है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा आपको, ये आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, और आपको ये फिजिकल एफिशिएंसी के लिए बुलाया गया है। लेकिन आप सपोज करो प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट ऐसे हो कि आपको 12 वीक या उससे ज़्यादा कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे आपने, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाई कर दिया और आपका पूरा अधिकार है कि आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दो। और आप जो है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप प्रेग्नेंट हो 12 वीक के और उससे ज़्यादा वीक, तो आपकी जो ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द करने का मतलब टेम्परेरी इसको रोक दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा कि टेम्परेरली अनफिट हो आप ये टेस्ट देने के लिए। तो फिर आपको कब बुलाया जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अगर आप 12 वीक का मतलब हो गया आप अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ मानो, ठीक है, 3 मंथ के मतलब आप 3 मंथ की आपको प्रेगनेंसी है। तो उसके बाद ये क्या काम करेंगे, ये आपका जो भी सपोज करो आपको, क्योंकि एक सीट मिलनी है आपको, अगर आपने ये टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर दिया और इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल टेस्ट ये सारे क्वालिफाई कर दिए, तो आपको वो सीट मिलनी है। तो ये क्या काम करेंगे, जब आप प्रेग्नेंट हो गए तब ये आपसे ये वाला फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर जो रेस होगी ये नहीं कराएंगे। ये क्या काम करेंगे, जब आपकी प्रेगनेंसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, या ना, देखिए यहाँ पर बोला है कन्फाइनमेंट इज़ ओवर। मतलब कन्फाइनमेंट इज़ ओवर का मतलब ये हो जाता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी होने के बाद कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर जो भी आपके मेडिकल पे मतलब कि जो भी आपका मेडिकल होगा,
आपको, क्योंकि जहाँ भी आप डिलीवरी करवाओगे आपको पूरा पेपर वर्क होता है, वो सब दिखाना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो 6 वीक्स आफ्टर द कन्फाइनमेंट, मतलब जब आपका कन्फाइनमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि हाँ अब बिल्कुल ठीक हो आप, तो उसके 6 वीक के बाद ही आपको बुलाएंगे और आपसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराएंगे। अगर आपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कर लिया है तो फिर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर बुलाया जाएगा। तो देखिए इसके अंदर तो कुछ नहीं होता है, मेन इसी के अंदर भागने दौड़ने का काम होता है। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनके जो भी मतलब उन चीज़ों को भी इन्होंने ध्यान में रखा है। अब देखिए आपका ये हो जाएगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, इसमें हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मेल के लिए की बात कर रहा हूँ, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप एज रिलैक्स मतलब कि आपको रिलैक्सेशन चाहिए, जैसे सपोज करो कि आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो है मेल की 162.5 इतनी होनी चाहिए सेंटीमीटर के अंदर, और जो फीमेल है उनकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ये ट्राइबल कैंडिडेट्स हो, किसी ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर कैटेगरी दी गई हैं। और भी सारी चीज़ें, अगर सपोज करो आप ये मतलब जैसे कि हो गया मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, ये तो इतनी होनी चाहिए। आप देख लेना आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, वो ही उसी के अकॉर्डिंग अपना बनना। फिर उसके बाद आपकी जो मेल कैंडिडेट की जो होगी, चेस्ट होगी, उसको मेजर किया जाएगा। देखिए अनएक्सपेंडेड कितनी होनी चाहिए आपकी, 80 सेंटीमीटर। और मिनिमम एक्सपेंसर मतलब कि जब आप एक्सपेंड करो अपनी चेस्ट को, तो कम से कम मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। यानी 80 तो आपकी बिना फुलाव होनी चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद अगर बढ़ रही है मिनिमम तो 85 हो जानी चाहिए, बाकी वो कितनी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये दिया गया है इसके बारे में कि कितना होना चाहिए। अब देखिए बाकी तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं है कि और कुछ बचा है। मेडिकल, आपका जो भी मेडिकल होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वो फिर बाद में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इतनी होती नहीं है। तब इतना, अब बाकी फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको जो है जॉब दे दी जाएगी। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर इतना। तो देखिए इसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बस डिपेंड करता है कि कोई बंदा पढ़ने वाला हो। देखिए ज़्यादा मतलब ये बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन मतलब कि भैया सबके बड़ी बड़ी वैकेंसी आती हैं, कोई ग्रेजुएशन, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई 12th वगैरह की बहुत कम वैकेंसी आती हैं, या 10th में तो आती नहीं है। देखिए अब कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं, 24,000 वैकेंसी मायने रखती हैं। और बोलते रहते हैं कि ये जो सरकार है ये वैकेंसी नहीं निकालती है, काफ़ी वैकेंसी निकाली हुई हैं। वैकेंसी तो निकलती रहती है, लोग लेने वाले कहाँ हैं पर, पढ़ने वाले कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो आप इसको जल्द से जल्द भर दो, फिर उसके बाद में एसएससी का ये सर्वर वगैरह लैग करने लगता है। तो यही था आज के बारे में। थैंक यू।